अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 7। सुबह के 5 बजे सायरन बजी। वेक अप! कॉरिडोर में गार्ड्स की आवाज़ें गूंजने लगीं। नवाल ने मुश्किल से आंखें खोली। रात भर भूख और रोने की वजह से उसका सर भारी हो चुका था। जिस्म में इतनी कमजोरी थी कि उठते वक्त उसके हाथ बेड से टकराए। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे, होंठ खुश्क और आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमायां हो चुके थे। वो आहिस्ता से उठकर खड़ी हुई, मगर अचानक चक्कर आया। वो दीवार पकड़कर खड़ी रही। उसे फौरन अब्बू याद आए। अगर अब्बू मुझे इस हालत में देख लेते, ये सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। सब कैदी कॉरिडोर में लाइन बनाकर खड़ी थीं। नवाल सबसे आखिर में खड़ी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वेनिसा दूर दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, हाथ में मग, चेहरे पर वही खतरनाक सुकून। उसकी नजरें मुसलसल नवाल पर थीं। एक कैदी आहिस्ता से बोली, वेनेसा लाइक्स ब्रेकिंग न्यू गर्ल्स। दूसरी हंस पड़ी, 520 वोंट सर्वाइव लॉन्ग। नवाल ने सब सुना और दिल मजीद डूब गया। हॉल में आज शोर ज्यादा था। मेटल ट्रीज की आवाजें, कैदियों की चीखें, गार्ड्स के हुक्म। नवाल खामोशी से एक कोने में बैठ गई। आज उसके सामने सिर्फ खुश्क ब्रेड और चाय थी। उसने ट्रेम्बलिंग हाथ से ब्रेड उठाया ही था कि कोई उसके सामने आकर बैठ गया। वेनिसा ने उसकी प्लेट को देखा, फिर नवाल को। स्टिल हंग्री? उसके लहजे में मजाक था। नवाल ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ प्लेट को देख रही थी। उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। अचानक वेनिसा ने कप उठाया और गरम चाय सीधी नवाल के हाथ पर फेंक दी। आह! नवाल दर्द से चीख पड़ी। कप जमीन पर गिर गया। बाकी कैदी हंसने लगी। किसी ने मदद नहीं की। एक औरत बोली, शी क्राइज टू मच। नवाल फौरन अपना हाथ पकड़ लेती है। जलन से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्लीज। मगर वनिसा सिर्फ उसे देखती रही। वनिसा ने उसकी प्लेट अपनी तरफ खींच ली। यू डोंट ईट अनलेस आई अलाउ इट। फिर उसने ब्रेड दूसरी कैदी की तरफ फेंक दी। नवाल खामोश बैठी रही। उसके पेट में दर्द हो रहा था। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। आज उसे फिर लॉन्ड्री में भेजा गया। कपड़ों की बड़ी बड़ी बैग्स उसके सामने फेंकी गई। एक गार्ड ने तंजिया अंदाज में कहा, ऑल दिस फॉर 520। नवाल कपड़े धोती रही। ठंडा पानी उसकी जख्मी हाथों पर लग रहा था। जलन से उसकी आंखें बंद होने लगीं, मगर वो रुक नहीं सकती थी। दोपहर में वनिसा अंदर आई। उसने गंदे कपड़ों का एक और बैग नवाल के सामने फेंक दिया। वॉश दीज टू। नवाल ने कमजोर आवाज में कहा, मैं थक गई हूं। ये सुनती ही वनिसा गुस्से में आ गई। उसने फौरन नवाल के बाल जोर से पकड़ लिए, आह! और उसे फ्लोर पर घसीटने लगी। बाकी कैदी खामोश खड़ी देखती रहीं। कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानती थीं वनिसा से टकराने का मतलब खुद सजा लेना था। प्लीज छोड़ दी। नवाल रो रही थी। उसकी बाल बिखर चुकी थी। चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उसी शाम एक गार्ड कॉरिडोर में आई। समवन हिट बिल्स। खामोशी छा गई। खामोशी छा गई। फिर वनीसा ने आहिस्ता से नवाल की तरफ देखा। 520 डेड। नवाल फौरन चौंक गई। नो, मैंने नहीं। मगर गार्ड ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसे जोर से दीवार से लगा दिया। उसकी पॉकेट्स चेक की गईं और हैरत, वाकई पिल्स निकल आईं। किसी ने सीक्रेटली उसकी पॉकेट में डाल दी थी। ये मेरे नहीं है, वो रोते हुए बोली। मैं कसम खाती हूं। मगर गार्ड ने सर्द लहजे में कहा, सॉलिटरी टुनाइट। रात को नवाल को एक छोटे अंधेरी सॉलिटरी सेल की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके कदम कमजोर थे, दिल खौफ से भरा हुआ और जहन में सिर्फ एक ख्याल, सायरा, काश तुम यहां होती। रात बहुत सर्द थी। कॉरिडोर तकरीबन खाली था। सिर्फ गार्ड्स के हेवी बूट्स की आवाज गूंज रही थी। टैप टैप टैप। नवाल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें मुसलसल नम थीं। एक गार्ड ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा हुआ था। मूव फास्टर, नवाल ने कमजोर आवाज में कहा। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया।
मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कॉरिडोर की आखिर में एक मोटा लोहे का दरवाजा था। ऊपर छोटा सा नंबर लिखा था, आइसोलेशन। नवाल की दिल की धड़कन तेज हो गई। गार्ड ने चाबी घुमाई। क्लिक। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ ऊपर एक बहुत छोटी जर्द लाइट जल रही थी। सेल बहुत छोटा था। नम दीवारें, ठंडा फर्श और एक पतला सा ब्लैंकेट। कोई खिड़की नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफनाक खामोशी। प्लीज मुझे यहां मत छोड़े, उसकी आवाज कांप रही थी। मगर अगले ही लम्हे उसे अंदर धक्का दिया गया। पैंग! दरवाजा बंद हो गया। नवाल फौरन दरवाजे की तरफ भागी। प्लीज ओपन द डोर! वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। मगर बाहर कोई नहीं था। चंद मिनट बाद पूरा सेल खामोश हो गया। इतना खामोश कि नवाल को अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आहिस्ता से फर्श पर बैठ गई। सर्दी जिस्म में उतर रही थी। उसने अपने बाजू खुद के गिर्द लपेट लिए। उसे अचानक सायरा की आवाज याद आई। नवाल, कभी खुद को अकेला मत समझना। नवाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अकेली हूं सायरा। फिर फौरन अब्बू याद आए। अब्बू ने खाना खाया होगा, दवाई ली होगी। वो मुसलसल उन्हीं ख्यालों में डूब गई। उसने हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरे अब्बू को सलामत रखना, उन्हें मेरी कैद का पता ना चले। उसकी आवाज टूट गई। अचानक उसके पेट में शदीद दर्द उठा। उसे याद आया, उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। उसने सेल में इधर उधर देखा। कोने में सिर्फ एक छोटा डर्टी सिंक था। वो वहां गई। पानी बहुत ठंडा था। उसने कांपते हाथों से पानी पिया। आइसोलेशन सेल में वक्त नहीं गुजरता था। ना दिन का अंदाजा, ना रात का, सिर्फ खामोशी। नवाल आहिस्ता आहिस्ता खुद से बात करने लगी। मैं वापस जाऊंगी, अब्बू के पास, सायरा के पास। मगर अगले ही लम्हे वो खुद ही रोने लगती। रात के किसी हिस्से में अचानक कॉरिडोर से चीख की आवाज आई। फिर किसी के रोने की आवाज। नवाल खौफ से दीवार के साथ लग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भूख, सर्दी और खौफ ने उसका जिस्म तोड़ दिया था। उसे बुखार महसूस होने लगा। हाथ जल रहे थे। सर भारी था। उसने आंखें बंद कीं। काश अब्बू एक बार मुझे देख लेते। काश सायरा यहां होती। वो फर्श पर लेट गई। पतला ब्लैंकेट भी सर्दी न रोक सका। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। और लंदन की इस खामोश जेल में कैदी नंबर 520 पहली बार वाकई अंदर से टूटने लगी। नवाल को महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा जिस्म जल रहा हो। रात भर वो बुखार में तड़पती रही थी। कभी सर्दी से कांपती, कभी सांस लेने में मुश्किल महसूस करती और कभी अब्बू का नाम लेकर रोने लगती। सुबह होने तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। होंठ खुश्क थे, चेहरा जर्द और आंखें बुखार से सुर्ख। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी थी, मगर जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं थी कि सीधा बैठ सके। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की। या अल्लाह, मेरे अब्बू का ख्याल रखना, उन्हें मेरे बारे में कुछ ना पता चले। उसकी आवाज टूट रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई दी। चाबी घूमी, दरवाजा खुला। एक औरत गार्ड अंदर आई। जैसे ही उसने नवाल को देखा, वो चंद लम्हे खामोश रह गई। नवाल फर्श पर गिरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सांस बहुत तेज चल रही थी। गार्ड फौरन आगे बढ़ी। 520। नवाल ने मुश्किल से आंखें खोली। पानी। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। गार्ड ने उसकी पेशानी को हाथ लगाया। डैम, शी इज बर्निंग। उसने फौरन रेडियो उठाया। मेडिकल इमरजेंसी एंड आइसोलेशन। चंद ही लम्हों में 2 और गार्ड्स आ गईं। नवाल को उठाने की कोशिश की गई,
مگر اس کے پاؤں میں طاقت نہیں تھی. وہ دوبارہ لڑکھڑا گئی. ابو. یہ آخری لفظ تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. اسے فوراً پرزن میڈیکل یونٹ لے جایا گیا. سفید لائٹس، دوڑتے نرسز، مشینز کی آواز، سب دھندلا سا لگ رہا تھا. نوال آدھی بے ہوشی میں تھی. اسے صرف آوازیں سنائی دے رہی تھیں. She has high fever. She's dehydrated. She hasn't eaten properly. ایک نرس نے اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگائی. سوئی لگتے ہی نوال ہلکی سی سسکی. اس کے کمزور ہاتھ پر پہلے ہی زخم تھے. ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر نے اس کی فائل دیکھی، پھر نوال کو غور سے دیکھا. She's too young. اس کے لہجے میں ہلکی افسوس تھی. کچھ دیر بعد نوال نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں. چھت سفید تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی. اسے چند لمحے سمجھ ہی نہ آیا وہ کہاں ہے. میں کہاں ہوں؟ نرس نے مختصر جواب دیا. میڈیکل روم. نوال کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے. اسے یاد آیا جب پاکستان میں وہ بیمار ہوتی تھی تو سائرہ پوری رات اس کے پاس بیٹھتی تھی. تم دوا وقت پر نہیں لیتی، سائرہ ہمیشہ ڈانٹتی تھی. پھر فوراً ابو یاد آئے. وہ کمزور آواز میں بولی، میرے ابو. نرس سمجھ نہ سکی. واٹ؟ نوال خاموش ہو گئی. ڈور کے باہر 2 گارڈز بات کر رہی تھیں. ونیسا آلموسٹ کلڈ دیٹ گرل. دوسری نے سرد لہجے میں کہا، ناٹ آر پرابلم. نوال نے وہ بات سن لی. اس کی آنکھیں بھر آئیں. یہاں واقعی کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی. کئی دنوں بعد پہلی بار وہ نرم بیڈ پر لیٹی تھی. یہاں کوریڈور کی چیخیں نہیں تھیں، نہ ونیسا کی آواز. مگر خوف پھر بھی دل میں موجود تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سکون عارضی ہے. ڈرپ آہستہ آہستہ چل رہی تھی. نوال کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر سونے سے پہلے اس نے صرف ایک بات کہی، یا اللہ مجھے ہمت دے. کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی وہ دوبارہ پرزن بلاک میں جائے گی، جہنم دوبارہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا. 2 دن بعد نوال کو دوبارہ پرزن بلاک واپس لایا گیا. اس کے قدم ابھی بھی کمزور تھے. ہاتھ پر ڈرپ کے نشان موجود تھے. چہرہ پہلے سے زیادہ زرد لگ رہا تھا اور بخار نے اس کے جسم کی ساری طاقت جیسی چھین لی تھی. کوریڈور میں داخل ہوتے ہی قیدیوں کی نظریں دوبارہ اس پر جم گئیں. ایک عورت طنزیہ انداز میں ہنسی. لک شی سروائیوڈ. دوسری نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، ناٹ فار لانگ. 2 دن بعد نوال کو دوبارہ پرزن بلاک واپس لایا گیا. کوریڈور کے آخر میں ونیسا کھڑی تھی. اس نے نوال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی. وہ مسکراہٹ نوال کے دل میں خوف بھرنے کے لیے کافی تھی. نوال فوراً نظریں جھکا لیتی ہے. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے. اسے معلوم تھا میڈیکل روم صرف چند دن کا سکون تھا، اصل زندگی تو یہی جہنم تھی. سیل کا دروازہ کھلا. وہی نم دیواریں، وہی سرد فرش، وہی خاموشی. نوال آہستہ سے اپنے بنک پر بیٹھ گئی. جسم میں اب بھی درد تھا. 2 دن سے اس نے صرف تھوڑا سا سوپ پیا تھا. پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر اسے ڈر تھا اگر ونیسا نے دوبارہ کھانا چھین لیا. رات کو سب قیدی ڈنر کے لیے ہال میں گئیں. نوال بہت آہستہ چل رہی تھی. اس کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے. وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی. کوشش کر رہی تھی کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، مگر جیل میں کمزور لوگوں کو سب سے پہلے نوٹس کیا جاتا تھا. ونیسا اپنی چند عورتوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی. پورا ماحول خاموش سا ہو گیا. کئی قیدی فوراً نظریں جھکا لیتی ہیں. ایک گارڈ بھی اسے کچھ نہیں کہتی. ونیسا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نوال کے سامنے آ کر رک گئی. فیلنگ بیٹر 520؟ نوال نے کوئی جواب نہیں دیا. اگلے ہی لمحے ونیسا نے اس کی ٹرے اٹھا لی. اسٹل ڈونٹ ڈیزرو فوڈ، اور وہ ٹرے دوسری عورت کو دے دی. ہال میں ہلکی ہنسی پھیل گئی. نوال خاموش بیٹھی رہی. اس کی آنکھیں بھر آئیں،
मगर अब उसमें रोने की भी ताकत कम होती जा रही थी। हॉल की दूसरी कोने में एक उम्र रसीदा कैदी बैठी थी। सब उसे मार्था कहते थे। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर आज वो मुसलसल नवाल को देख रही थी। डिनर के बाद सब वापस सेल्स में चली गई। कॉरिडोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगा। नवाल अपने बंक पर लेटी थी। पेट में दर्द हो रहा था। भूख से उसका सर चकरा रहा था। अचानक सेल के दरवाजे के पास आहिस्ता सी आवाज आई, 520। नवाल चौंक कर उठी। वो मार्था थी। वो इधर उधर देख रही थी ताकि कोई देख न ले। फिर उसने जल्दी से एक छोटा ब्रेड और एप्पल नवाल की तरफ बढ़ाया। ये मेरे लिए? मार्था ने फौरन उंगली होंठों पर रखी। श्श, अगर वेनिसा ने देख लिया तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसकी आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। कई दिनों बाद किसी ने पहली बार नवाल के साथ इंसानों जैसा सलूक किया था। नवाल की आंखों में फौरन आंसू आ गए। थैंक यू। उसकी आवाज भर गई। मार्था ने आहिस्ता से कहा, ये जगह अच्छी लड़कियों को तोड़ देती है, मगर तुम खुद को खत्म मत होने देना। नवाल ने ब्रेड मजबूती से पकड़ लिया। उसे अचानक सायरा याद आ गई। पाकिस्तान में भी सायरा ऐसे ही चुपके से उसके लिए स्नैक्स लाती थी। मार्था फौरन वापस चली गई, क्योंकि कॉरिडोर में गार्ड्स की आवाजें आने लगी थीं। नवाल ने जल्दी से ब्रेड अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। उस रात लंदन की उस जालिम जेल में, जहां हर तरफ खौफ था, वहां पहली बार किसी ने नवाल पर थोड़ा सा रहम किया था। और नवाल को लगा, शायद दुनिया में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है।